वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉमिस, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का फ़र्क क्या होता है ये समझा था। लेकिन एक अग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स होते हैं, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एक अग्रीमेंट को लॉ की मदद से इन्फोर्स कैसे करा सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, यानी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मान लो एक बिजनेस वुमन सनाया है जो कैची टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक लैपटॉप कंपनी चलाती है। सनाया अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप्स में डील करती हैं, जैसे HP, लिनोवो, डेल, एप्पल एक्सेट्रा। इनकी कंपनी के पास इन सभी ब्रांड्स के लैपटॉप्स 30,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। यहाँ एक कस्टमर निशा है जिसे एक लैपटॉप की ज़रूरत है। वो सनाया की शॉप पर आती हैं और कहती हैं कि सनाया, मुझे HP का एक लैपटॉप चाहिए 30,000 रुपये का। सनाया इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए कहती हैं डील डन। अब इस डील के थ्रू हम समझते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले 2 पार्टीज की ज़रूरत होती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप अपने साथ नहीं बना सकते हैं, आपको कम से कम 2 पार्टीज की ज़रूरत होती है। तो हमारे केस में भी 2 पार्टीज हैं, एक निशा और एक सनाया। अब दूसरा एसेंशियल है कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए। तो एक अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। तो यहाँ निशा ने एक ऑफर दिया कि मुझे HP लैपटॉप 30,000 रुपये का चाहिए। सनाया ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, यानी उसे एक्सेप्टेंस दी कि मैं तुम्हें ये लैपटॉप दूंगी। और कंसिडरेशन यानी दोनों पार्टीज को क्या मिलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट से? तो निशा की कंसिडरेशन है HP लैपटॉप और सनाया की कंसिडरेशन है 30,000 रुपये। तो इससे हमारा अग्रीमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त दोनों पार्टीज का क्लियर इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन बनाने का। यानी अगर कोई पार्टी अपने प्रॉमिस को फॉलो नहीं करती तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन ले सकती है। हमारे एग्जाम्पल में निशा ने सनाया से 30,000 रुपये में HP लैपटॉप खरीदा। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसमें दोनों पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का है। निशा ने पैसे दिए हैं और सनाया ने लैपटॉप सप्लाई किया है। अगर सनाया लैपटॉप टाइम पर डिलीवर नहीं करती या प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट होता है तो निशा लीगल एक्शन ले सकती है। वहीं अगर निशा पेमेंट नहीं करती तो सनाया भी लीगल एक्शन ले सकती है। तो हमारे केस में तो दोनों पार्टीज का लीगल इंटेंशन है। पर कब लीगल इंटेंशन नहीं माना जाएगा? चलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए निशा के पापा ने कहा कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगी तो मैं तुम्हें एक फ़ोन लेके दूंगा। तो यहाँ पापा ने एक ऑफर दिया है कि अगर निशा अच्छे मार्क्स लाएगी तो वो उसे एक फ़ोन दिलाएंगे। और निशा ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया, यानी दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट बन गया। लेकिन जब निशा ने अच्छे मार्क्स लाए तो पापा ने फ़ोन नहीं दिलाया। अब क्या निशा अपने पापा के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ अग्रीमेंट तो है लेकिन ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है, ना कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक पर्सनल प्रॉमिस था जो परिवार के बीच में हुआ था, जिसमें निशा और निशा के पापा का कोई लीगल इंटेंशन नहीं था और ऐसे प्रॉमिसेस कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते। तो अगर निशा को फ़ोन नहीं मिलता तो भी वो अपने पापा के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती।
तो समझने की बात यह है कि सिर्फ अग्रीमेंट होने से कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता। लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लीगल इंटेंशन होना जरूरी है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, विच इज फ्री कंसेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना जरूरी है। तो पहले समझते हैं कि कंसेंट क्या है। कंसेंट मतलब जब दो या उससे ज्यादा लोग किसी एक बात पर एक ही तरह से और एक ही सेंस में अग्री करते हैं, तब कहा जाता है कि उन्होंने कंसेंट दिया है। इसे लॉ में कहते हैं कंसेंसस एट इडम। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी दोनों पार्टीज एक ही बात को एक ही तरीके से समझकर अग्री करें। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी कंडीशन है। अगर पार्टीज एक अग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं तो उन्हें उसके टर्म्स और कंडीशंस को सेम तरीके से समझना होगा। अगर किसी एक पार्टी ने कुछ और सोचा और दूसरी ने कुछ और, तो कंसेंट प्रॉपर नहीं माना जाएगा। हमारे केस में निशा और सनाया दोनों पार्टीज को पता है कि सनाया निशा को HP का लैपटॉप देगी और निशा उसके बदले में 30,000 रुपए की पेमेंट करेगी। अब आगे समझते हैं कि ये फ्री कंसेंट क्या होता है। तो अगर कोई पार्टी किसी को गन पॉइंट पर या किसी और तरह से धमकाकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हैं, तो सामने वाला डर कर अग्रीमेंट तो साइन करेगा पर उसका कंसेंट फ्री नहीं होगा। ऐसे केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। तो फ्री कंसेंट का मतलब है कि अग्रीमेंट में शामिल होने वाली दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से, बिना किसी प्रेशर, फ्रॉड, गलत जानकारी या बिना कोई गलती के अपना कंसेंट देती हैं। मतलब कंसेंट किसी भी जबरदस्ती से यानी कोएरिजन या पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस, धोखा देके यानी फ्रॉड, गलत जानकारी देके यानी मिस रिप्रेजेंटेशन या किसी भी गलती यानी मिस्टेक की वजह से नहीं किया गया हो। जैसे कि सनाया और निशा ने एक लैपटॉप का अग्रीमेंट बिना किसी धमकी या दबाव के किया है, यानी दोनों पार्टीज ने खुशी खुशी और अपनी मर्जी से डील किया है, तो इस केस में कंसेंट फ्री होगा और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर निशा ने सनाया पर गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती से प्रेशर डालकर बोला होता कि वो अपना HP लैपटॉप उसे बेच दे, तो उस अग्रीमेंट का कंसेंट फ्री नहीं होता। ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि कंसेंट कोहेरिजन के अंडर लिया गया है और वो फ्री नहीं है। चलिए अब पांचवें एसेंशियल पर चलते हैं, विच इज कॉम्पिटेंट पार्टीज। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग उनका कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए केपेबल होना जरूरी है। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन होती हैं? लॉ कहता है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज वो होती हैं जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। सबसे पहले मेजर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की एज कंप्लीट कर चुका है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब इससे ये समझ आता है कि एक माइनर यानी 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है। दूसरा, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जो सही डिसीजन ले सकता है और उसे ये पता हो कि क्या सही है और क्या गलत, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब इससे ये समझ आता है कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यानी जो अपने फैसले लेने में असमर्थ हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है। और तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो व्यक्ति जो लॉ के अंदर डिस्क्वालिफाइड ना हो, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड होगा। जैसे प्रिजनर्स या ऐसा कोई व्यक्ति जो कोर्ट के द्वारा इनसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, लॉ के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। अब हमारे केस में सनाया और निशा दोनों ही मेजर हैं यानी 18+ हैं, साउंड माइंड की हैं और लॉ के अंडर डिस्क्वालिफाइड नहीं है, इसीलिए दोनों कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मान लो अगर निशा एक माइनर होती यानी 16 साल की होती, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होता। अब अगला एसेंशियल है लॉफुल ऑब्जेक्ट।
अग्रीमेंट जिसमें आप एंटर कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव इलीगल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अब हमारे केस में कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है ब्रांडेड एचपी लैपटॉप की सेल, जो कि बिल्कुल लॉफुल है। लेकिन मान लो अगर ऑब्जेक्टिव इलीगल होता, जैसे कि बैंड प्रोडक्ट्स की सेल, तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता। अब सातवां एसेंशियल है लॉफुल कंसिडरेशन। इसमें दोनों पार्टीज को जो कंसिडरेशन मिल रही है वो लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है वो लीगल होना चाहिए, परमिटेड बाय लॉ होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन इलीगल या इमोरल हो तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जैसे हमारे केस में निशा की कंसिडरेशन लैपटॉप है और सनाया की कंसिडरेशन 30,000 रुपये है। अब यहाँ ये दोनों कंसिडरेशन ही लॉफुल हैं, क्योंकि एक्सचेंज में जो दिया जा रहा है वो लीगल है और लॉ के रूल्स के अंदर आता है। लेकिन मान लो सनाया इलीगली इंपोर्टेड लैपटॉप्स यानी स्मगल्ड लैपटॉप्स में डील करती है, तो अब निशा को मिलने वाली कंसिडरेशन है एक इलीगल लैपटॉप जो कि अनलॉफुल है, तो ये कंसिडरेशन अनलॉफुल है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। आठवां है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स का मतलब है कि कुछ अग्रीमेंट्स को लॉ ने क्लियरली इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप ऐसे किसी अग्रीमेंट्स को बनाते हो तो उनका कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होता और आपको उन्हें इन्फोर्स कराने का हक भी नहीं मिलता। लॉ इन्हें शुरू से ही वॉइड मान लेता है। जैसे कि रिस्ट्रेंड ऑफ मैरिज, यानी अगर आप किसी से कहते हो कि तुम शादी नहीं करोगे और इसके लिए एक अग्रीमेंट बना लेते हो, तो यह अग्रीमेंट वॉइड होगा, क्योंकि लॉ कहता है कि शादी करना या ना करना हर इंसान का पर्सनल राइट है। वैसे ही रिस्ट्रेंड ऑफ बिजनेस, यानी अगर आप किसी को बिजनेस ना करने के लिए फोर्स करते हो या एक अग्रीमेंट बना लेते हो तो ये भी वॉइड है। हर इंसान को अपना बिजनेस करने का हक है। और वैसे ही रिस्ट्रेंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी अगर आप किसी से कहते हो कि वो फ्यूचर में कोर्ट नहीं जा सकता या लीगल केस नहीं कर सकता, तो ऐसे अग्रीमेंट्स को भी लॉ वैलिड नहीं मानता। अब हमारे केस में निशा और सनाया का अग्रीमेंट एक एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट नहीं है। निशा सनाया से 30,000 में एचपी का लैपटॉप खरीद रही है, जो एक वैलिड और क्लियर अग्रीमेंट है। अब अगला एसेंशियल है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। पार्टीज के बीच अग्रीमेंट के टर्म्स सर्टेन होने चाहिए। सर्टेनिटी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं उन्हें क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या मिलेगा और उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में क्या करना है। अगर टर्म्स वेग या अनसर्टेन है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। हमारे केस में निशा ने स्पेसिफिक ब्रांड और प्राइस मेंशन किया था, एचपी लैपटॉप और 30,000 रुपये। मान लो अगर निशा ये बोलती कि मुझे लैपटॉप चाहिए बिना ब्रांड और प्राइस स्पेसिफाई किए, तो ये ऑफर थोड़ा वेग होता और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, क्योंकि शॉप पर तो अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप अवेलेबल हैं और वो भी डिफरेंट प्राइस रेंजेस में। अब 10वां एसेंशियल है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रैक्टिकली और लीगली परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी गई कंडीशंस इम्पॉसिबल हैं, चाहे वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो या लीगली इम्पॉसिबल हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही संभव नहीं है तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। हमारे केस में सनाया और निशा का अग्रीमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि एचपी का लैपटॉप भी अवेलेबल है, पेमेंट का अरेंजमेंट भी क्लियर है और अग्रीमेंट लीगली और प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन मान लो रोहन को संजय ने प्रॉमिस किया कि मैं एक मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखा दूंगा। ये प्रॉमिस पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये प्रॉमिस लीगली इन्फोर्सेबल भी नहीं है। अब आखिरी एसेंशियल है लीगल फॉर्मेलिटीज। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन दोनों ही बनाए जा सकते हैं,
यानी आप बोल के और लिख कर दोनों ही तरीके से इन्हें बना सकते हैं और वो दोनों ही वैलिड रहते हैं। लेकिन कुछ अग्रीमेंट्स के लीगल होने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज का पूरा होना ज़रूरी है, तो उन अग्रीमेंट्स में वो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। जैसे अगर लॉ कहता है कि अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, या वो कोई एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर उस पर स्टैम्प होनी चाहिए, तो जब ऐसे अग्रीमेंट में आप एंटर करते हैं तो वो तभी इन्फोर्सेबल होगा जब वो रिटन, रजिस्टर्ड एंड स्टैम्प्ड हो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में एक बिजनेस डील है, इसीलिए रिटन इनवॉइस और रिसीट्स का होना ज़रूरी है। तो सनाया ने निशा को एक इनवॉइस दिया है जो डील को फॉर्मल और इन्फोर्सेबल बनाता है। तो ये थे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।